नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डाइव करने वाले हैं फिजिक्स के एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर में, न्यूक्लियाई। अब देखो, नीट हो या जेई, इस चैप्टर से क्वेश्चंस तो पक्का आते हैं, बट इसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े अजीब हैं, राइट? सोचो, एक ऐसी चीज जो दिखती तक नहीं, पर जिसमें एक एटम का ऑलमोस्ट सारा का सारा वजन छुपा हुआ है। तो चलिए इस मिस्ट्री को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। हाँ, सोचने वाली बात है ना? ऐसा भला क्या हो सकता है जो इतना छोटा हो पर इतना इतना मैसिव? ये कोई रिडल नहीं है दोस्तों, ये है फिजिक्स का एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट। और ये चीज हर एटम के सेंटर में है, उसके बिल्कुल दिल में। कुछ सोचा आपने क्या हो सकता है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस मिस्ट्री से। जी हाँ, द आंसर इज द न्यूक्लियस। और ये इतना छोटा है कि गेट दिस, अगर एक एटम एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम है तो न्यूक्लियस उसके सेंटर में रखी हुई सिर्फ एक छोटी सी मार्बल की गोली है, जस्ट अ टाइनी मार्बल। फिर भी एटम का लगभग सारा मास यानी 99.9% इसी छोटू से मार्बल में बंद है। इनक्रेडिबल है ना? ऑलराइट, सो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, न्यूक्लियस के कोर से, फिर उसकी एनर्जी, उसको जोड़ने वाली फोर्स, और आखिर में एग्जाम में फुल मार्क्स लाने की ट्रिक्स तक सब कुछ कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। एटम के इस पावर पैक्ड सेंटर के अंदर आखिर है क्या? मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन हैं और इसका साइज उसको कैसे मेजर करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, ये न्यूक्लियस आखिर किन चीज़ों से बना है? जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है, वैसे ही न्यूक्लियस भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। एनी गेसेस? सोचो सोचो। बिल्कुल सही। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं दो चीजें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जिनके पॉजिटिव चार्ज से ही किसी एलिमेंट की पहचान बनती है, यानी उसका एटॉमिक नंबर Z। और उनके साथ ही न्यूट्रॉन्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। और इनका जो टोटल काउंट है वो कहलाता है मास नंबर या A। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बना? A = Z + M। इजी। ओके, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसमें स्टूडेंट्स सबसे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। डोंट वरी, इस टेबल से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए एक मेमोरी ट्रिक बनाते हैं। देखो, आइसोटोप्स में P आता है, सो P फॉर प्रोटॉन सेम, सिंपल। आइसोबार्स में A आता है, सो मास नंबर A सेम। और आइसोटोन्स में N आता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम। इजी राइट? अब इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सवाल उठता है, इस न्यूक्लियस का साइज नापते कैसे हैं? वेल, उसके लिए है ये सिंपल सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बताता है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है R, वो सीधे सीधे उसके मास नंबर A पर डिपेंड करता है। मतलब साफ है, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स उतना बड़ा न्यूक्लियस। और इससे एक कमाल की बात सामने आती है। ये नंबर देखिए, 2.3 × 10⁻17 kg/m³। ये इतनी ज्यादा डेंसिटी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक हर एक न्यूक्लियस की डेंसिटी यही है। इट्स कांस्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे मास यानी A बढ़ता है, वॉल्यूम भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है, तो डेंसिटी सेम रहती है। ये डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर। दोस्तों, यहाँ से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं जिसका कनेक्शन आगे जाकर सन की एनर्जी और एटम बॉम्ब दोनों से जुड़ेगा। जरा सोचिए, अगर आपके पास लेट्स से 10 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है? आप उनका अलग अलग टोटल वेट निकालते हैं, फिर आप उन सबको मिलाकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं और उसका वेट करते हैं। आपको क्या लगता है, वेट सेम होगा? द आंसर इज नो। न्यूक्लियस का मास हमेशा अपने इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल मास से कम होता है। पर क्यों? आखिर ये मास जाता कहां है? तो इसी मिसिंग मास को फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं मास डिफेक्ट। इसे कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है। आप सारे प्रोटॉन्स और सारी न्यूट्रॉन्स का मास जोड़िए और उसमें से न्यूक्लियस का एक्चुअल रियल मास माइनस कर दीजिए। जो बचा वही है आपका मास डिफेक्ट। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस फॉर्मूला में वैल्यूज बिल्कुल आराम से पुट करिएगा, कोई जल्दी नहीं। तो ये मास आखिर गया कहां? यहां आती है फिजिक्स की सबसे फेमस इक्वेशन, एल्बर्ट आइंस्टाइन का मास्टर स्ट्रोक, E = mc²। इसके हिसाब से वो मिसिंग मास कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि एनर्जी में बदल गया।
और यही वो एनर्जी है जो सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बिल्कुल फेविकॉल के जोड़ की तरह न्यूक्लियस के अंदर चिपका कर रखती है। और इस मास डिफेक्ट से बनने वाली एनर्जी को ही हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सा नियम है, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ही स्टेबल न्यूक्लियस। और हाँ, एग्जाम के लिए ये कन्वर्जन वैल्यू तो बस घोट के पी जाइए। 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 U हमेशा 931.5 MeV एनर्जी के बराबर होता है। डायरेक्ट यूज करना है इसको, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। ओके, नाउ ये है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ध्यान से देखिए, जिनका मास नंबर बीच में है जैसे आयन, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। अब ग्राफ के दोनों तरफ देखिए, जो हल्के न्यूक्लियाई हैं और जो बहुत भारी न्यूक्लियाई हैं, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी कम है, मतलब वो अनस्टेबल हैं। और यही है नेचर का सीक्रेट। हर न्यूक्लियस आयरन जैसा स्टेबल बनना चाहता है, इसीलिए भारी न्यूक्लियाई टूटकर और हल्के न्यूक्लियाई जुड़कर एनर्जी रिलीज करते हैं। एंड गेस व्हाट, यही फिशन और फ्यूजन का बेस है। चलिए अब समझते हैं उस फोर्स को जो इन सब प्रोटॉन्स को जो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, क्योंकि सब पॉजिटिव हैं, उन सब को एक इतनी छोटी सी जगह में बंद कर रखता है। ये नेचर की सबसे पावरफुल फोर्स है। इस फोर्स की ना कुछ खास बातें हैं। पहली, ये नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। दूसरी, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज की है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करती है, बाहर इसका कोई असर नहीं। तीसरी, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रही है, सबके लिए सेम है। ये फोर्स ना आप समझ लो बिल्कुल एक जॉइंट फैमिली की बॉन्डिंग जैसी है। बहुत स्ट्रांग, पर सिर्फ घर के अंदर यानी शॉर्ट रेंज, और सबको एक साथ जोड़े रखती है। तो क्या होता है जब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, जब उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बैलेंस ठीक नहीं रहता? तब वो स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स या एनर्जी बाहर निकालता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। जनरली 3 तरह के रेडियो एक्टिव डीके होते हैं। पहला है अल्फा डीके, जिसमें न्यूक्लियस अपने साइज को कम करने के लिए एक पूरा हीलियम न्यूक्लियस यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का पैकेट बाहर फेंक देता है। दूसरा है बीटा डीके, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है और एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलता है। और तीसरा है गैमा डीके, जिसमें एक एक्साइटेड न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए हाई एनर्जी फोटॉन यानी प्योर एनर्जी रिलीज करता है। अब आते हैं चैप्टर के सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट पर, फिशन और फ्यूजन। रिमेंबर, हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व में देखा था कि भारी न्यूक्लियाई टूटकर और हल्के न्यूक्लियाई जुड़कर दोनों ही तरीकों से ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, और इस प्रोसेस में ढेर सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो स्क्रीन पर फिशन और फ्यूजन का कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर है। फिशन में एक भारी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम स्प्लिट्स यानी टूटता है, और फ्यूजन में 2 हल्के न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन फ्यूज यानी जुड़ते हैं। फिशन से पर इवेंट लगभग 200 MeV एनर्जी निकलती है। यही एटम बॉम्ब और हमारे तारापुर जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रिंसिपल है। जबकि फ्यूजन जो हमारे सन को पावर देता है, उसमें एनर्जी पर न्यूक्लियन और भी ज्यादा रिलीज होती है। इसको समझने के लिए दिवाली के लड़ी बॉम्ब का एग्जाम्पल लीजिए। आप एक पटाखा जलाते हैं और उससे बाकी सब अपने आप जलते जाते हैं, राइट? फिजन में बिल्कुल वैसा ही एक चेन रिएक्शन होता है। एक स्लो न्यूट्रॉन आकर यूरेनियम 235 से टकराता है। यूरेनियम 2 छोटे न्यूक्लिया में टूट जाता है। साथ में निकलते हैं 2-3 नए न्यूट्रॉन्स और ढेर सारी एनर्जी। अब ये नए न्यूट्रॉन्स आगे जाकर और यूरेनियम एटम्स को तोड़ते हैं, एंड द रिएक्शन जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और अब आते हैं स्टार पावर पर। हमारे सूरज में और बाकी सभी सितारों में कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। वहां इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर है कि हाइड्रोजन के हल्के न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर एक भारी और ज्यादा स्टेबल हीलियम न्यूक्लियस बना देते हैं। इस प्रोसेस में ऐसी जबरदस्त एनर्जी निकलती है जिससे पूरी दुनिया रोशन है। इनफैक्ट हमारे घरों में लगे सोलर पैनल्स वो इसी एनर्जी को तो यूज करते हैं। चलिए अब सब कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं और सीधे एग्जाम फोकस पॉइंट्स पर आते हैं। ये सेक्शन आपके मार्क्स जरूर बूस्ट करेगा। यहां हम वो सब डिस्कस करेंगे जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, इस स्लाइड का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। न्यूक्लियर रेडियस, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और एनर्जी इक्विवेलेंस। ये सभी आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इन्हें बिल्कुल भी मत भूलना। अब ये हैं वो कॉमन सिली मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर में कर जाते हैं। पहला, मास नंबर A और एटॉमिक नंबर Z को मिक्स कर देना। दूसरा, मास डिफेक्ट निकालकर U को MeV में कन्वर्ट करना भूल जाना। याद है ना, 931.5 से मल्टीप्लाई करना है।
तीसरा, फिशन यानी टूटना और फ्यूजन यानी जुड़ना, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाना। और आखिरी, ये मान लेना कि न्यूक्लियर डेंसिटी बदलती है। नहीं, इट इज कांस्टेंट। इनका ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स जरूर बचेंगे। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को इस एक सवाल के साथ एंड करते हैं। हमने फिशन से एनर्जी बनाना सीख लिया, राइट? पर सोचिए, अगर हमने अर्थ पर सूरज की तरह फ्यूजन से कंट्रोल्ड एनर्जी बनाना सीख लिया, तो इंसानियत का फ्यूचर कैसा होगा? एक अनलिमिटेड साफ सुथरा एनर्जी का सोर्स। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट पॉसिबिलिटीज कुड इट अनलॉक? तो दोस्तों, ये था न्यूक्लियर चैप्टर का एक डिटेल ब्रेकडाउन। आई रियली होप आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे आने वाले ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।